एजुकेशन गुरु के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के NCERT मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसके प्रश्नावली 6.1 के मुख्य टॉपिक्स समरूप आकृतियां एवं समरूपता के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले हम फटाफट इसके मुख्य टॉपिक्स को नोट कर लेते हैं। अब हम समरूप आकृतियों के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। वे आकृतियां जिनके आकार को अंग्रेजी में शेप कहते हैं। वे आकृतियां जिनके आकार समान हों, समान का मतलब बराबर, इक्वल। वे आकृतियां जिनके आकार समान, सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। इसके लिए आकृतियों के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। इसके लिए आकृतियों के आमाप यानी साइज, आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में रखिएगा कि कोई आकृति समरूप कब कही जाती है। समरूप आकृतियों के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि उनका आकार अर्थात शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके लिए आकृतियों के आमाप यानी साइज मतलब डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यह कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि जब दो आकृतियां या दो से अधिक आकृतियां जिनके शेप समान होंगे तो वो आकृतियों को हम लोग समरूप आकृतियों की श्रेणी में रखते हैं। इसे संकेत में चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखेंगे, जब आप 9th क्लास में थे तो इसके नीचे एक बराबर शब्द हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब ये बराबर चिन्ह हो जाता है तब इसका नाम हम लोग क्या पढ़ते थे, सर्वांगसम पढ़ते थे। ठीक है, तो जब आप सर्वांगसम पढ़ते होंगे तो उसके कॉन्सेप्ट में ही समरूप का भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए कैसे, ये जो चिन्ह है इसी चिन्ह को समरूप कहते हैं और इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, समान या बराबर। तो जो सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है और समान भी होता है। लेकिन जब हम समरूप शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें समान का होना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, सिर्फ समरूप का होना मतलब समान रूप का होना, एक जैसे रूप का होना ही आवश्यक है। यदि आकृतियों के आकार और आमाप भी बराबर हो जाएंगे तब हम उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन जब आकृतियों के आकार समान हो, आमाप समान नहीं हो, तो भी हम आकृतियों को समरूप की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए, हम दो वृत्तों को लेते हैं। एक वृत्त ये और एक वृत्त यहां पर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम O डैश और यहां पर B ले लेते हैं। अब आप देखो, इन दोनों आकृतियों को हम एक ही नाम दे सकते हैं जिसे वृत्त कहते हैं।
ठीक है, ये आकृतियां क्या हैं? वृत्त की आकृतियां हैं। तो अब सवाल है कि यह समरूप हैं या सर्वांगसम हैं। तो आप बताओ कि जब हम इस आकृति को इसके ऊपर रख दें या इस आकृति को इसके ऊपर रख दें तो ये दोनों आपस में फिट नहीं बैठेंगे। इसका कारण यह है कि इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी त्रिज्या बड़ी है। तो जब हम ऐसे इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम सर्वांगसम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब हम लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ आकार को देखते हैं कि आकार इनका समान है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये आकृति क्या है? समरूप है। और समरूप के लिए हम लोग इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो हमारा वृत्त है इस वृत्त के समरूप माना जाएगा। लेकिन ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि सर्वांगसम इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो OB है वो ग्रेटर देन है किसके? O'B जो है वो ग्रेटर देन है OA के। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आकृति आकार में समान है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। इस तरीके की कई उदाहरण हम और भी दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करें। जैसे एक वर्ग जो कि समकोणिक है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं ABCD के द्वारा। और एक और वर्ग ले लें समकोणिक, इसे हम लोग PQR और इसे S कहते हैं। अब आप इस फिगर को फिर ध्यान से देखिए, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। ठीक है, दोनों ही आकृतियां वर्ग के हैं। मतलब आकार यहाँ पर फिर से समान है लेकिन साइज समान नहीं है। जैसे इस आकृति को अगर इसके ऊपर रख दें या इस आकृति को इसके ऊपर रख दें तो हम क्या देखते हैं कि ये आकृतियां कभी समान नहीं हैं। मतलब ये साइज में समान नहीं है, परंतु शेप में मतलब आकार में ये दोनों आकृतियां क्या हैं? समान हैं। तो इसलिए हम इसको फिर से क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम एक वृत्त की तुलना एक वर्ग से कर दें, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आपके चैप्टर में हैं कि दो ऐसे उदाहरण दें जो आकृतियां समरूप हैं और दो ऐसे उदाहरण दें जो समरूप नहीं है। तो अगर हम पूछें कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, तो आप कहोगे कि ये तो क्या है? वृत्त है और ये क्या है? एक वर्ग है। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका कोण समकोण है, इसका तो कोण समकोण है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जब दोनों आकृतियां आकार में असमान हो जाएं तो समरूप होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी, इसे हम लोग समरूप नहीं कह सकते हैं। तो समरूप के परिभाषा को जानने के बाद, समरूप आकृतियों के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अब हम समरूप आकृतियों का कनेक्शन सर्वांगसम से करके देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लेते हैं। सर्वांगसम, जिसे अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सर्वांगसम का संकेत जो होता था इस तरीके से, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर्वांगसम के अंदर दो कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। एक ये जो चिन्ह है इसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं, सिमिलर। ठीक है, और ये जो चिन्ह होता है इसको समान कहते हैं, जिसे हम इक्वल भी कहते हैं।
मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि जो सर्वांग सम होता है उसके लिए दो चीज का होना जरूरी है, मतलब समरूप भी होना चाहिए और समान भी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि समरूप का मतलब क्या था, जिनके आकार समान हों, और बराबर का मतलब क्या है, जिनका आमाप भी बराबर हो। तो सर्वांग सम वही हो सकता है जो एक ही आकार का हो और एक ही आमाप का हो, यानी समान आकार और समान आमाप का हो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्या पता चला कि जो सर्वांग सम होता है वो समरूप जरूर होता है। क्या समझ में आया कि जो सर्वांग सम होता है वो समरूप अवश्य होता है, लेकिन जो समरूप होता है, जैसे आप देखिए समरूप सिमिलर, तो इसका संकेत क्या बताया गया, इसका संकेत ये बताया गया जिसका अर्थ सिर्फ क्या होता है, समरूप यानी सिमिलर। अब ये बताओ कि इसमें समरूप भी है और समान भी है, लेकिन इसमें सिर्फ समरूप है, समान तो नहीं है। याद रखेंगे सर्वांग सम, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है, सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। ध्यान से देखें ऊपर के कॉन्सेप्ट से, सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, यानी जो सर्वांग सम है वो समरूप नेसेसरी रूप से है, आवश्यक रूप से है, किंतु समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, यानी इस टॉपिक्स को जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र है, इसका विवरण है। और चूंकि आजकल परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको अपने अंदाज से वो पूछ सकता है। तो हम एक स्टूडेंट होने के नाते हर एक पॉइंट को बढ़िया से समझ करके जाएं, ताकि वहां एक भी सवाल हम लोग छोड़े नहीं। सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, किंतु समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सर्वांग सम होता है वो समरूप भी है और समान भी है, लेकिन जो समरूप होता है वो केवल आकार में समान होता है, वो उसका आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद ऐसी आकृतियों को नोट करने वाले हैं जो स्वतः समरूप मानी जाती हैं, जैसे सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी जब भी हमें कोई दो से अधिक वृत्त दे दें तो वो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप ही कहे। दूसरा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा, सभी आयत समरूप होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भरने के लिए इस आधार पर सवाल पूछेगा कि सभी आयत क्या होते हैं। दो ऑप्शन दिए हुए हैं समरूप की सर्वांग सम, तो याद रखेंगे वृत्त, वर्ग, आयत ये सभी समरूप होते हैं। कुछ और भी आकृतियां हैं, जैसे एक त्रिभुज के बारे में, जैसे त्रिभुज आप देखिए भुजाओं के आधार पर कई त्रिभुज पड़े होंगे, है ना, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या ये तीनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। तो क्या हम पढ़ते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
ठीक है, इसका कारण क्या है? सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप क्यों होंगे? इसलिए कि सभी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होंगे और सभी समबाहु त्रिभुज के संगत भुजा जो होंगे वो समानुपाती होंगे। अभी जो मैंने वर्ड बोला उस चीज को हम एक पॉइंट में समझेंगे। एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, सभी रेखाखंड समरूप होते हैं। तो ये जो कुछ आकृतियों के विषय में हमने अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की है, तो ये याद रखेंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी रेखाखंड समरूप होते हैं। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आइए उस टॉपिक्स को भी नोट कर लेते हैं। समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। मुझे याद है कि एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा था कि बहुभुज समरूप होते हैं, इसके शर्तों को लिखें। तो बहुभुज समरूप होते हैं, इसके 2 शर्तें हैं। पहला, उनके संगत कोण समान हों। याद रखेंगे, 2 समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में इसे भरने के लिए पूछ रहा है, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे कि समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि कोण समान हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये याद रखना है कि कोण क्या होना चाहिए? समान, और भुजाएं जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? समानुपातिक हो। सर्वांशम में आप क्या पढ़ते थे? कोण भी समान हो, भुजाएं भी समान हो, है ना। कॉन्सेप्ट वहां क्या पढ़े थे सर्वांशम का? कोण भी समान हो, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, है ना। बहुत सारे सर्वांग समता की कसौटियां पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि जब समरूप होता है तो उसके 2 ही शर्त है। यही चीज त्रिभुज के लिए जब हम अगले चैप्टर में 6.2 में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। इस चीज को बहुभुज की जगह त्रिभुज के अंदर कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसके शर्त क्या है? तो उसके भी शर्त यही है कि उनके संगत कोण समान। संगत जैसे शीर्ष कोण अगर ऊपर वाला है तो उसका भी ऊपर वाला, ठीक है ना। लेफ्ट में अगर शीर्ष कोण है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर होना चाहिए, राइट वाला राइट के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब भुजाओं से तुलना की जाएगी तो बराबर तुलना नहीं करना है बल्कि अनुपात के रूप में। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। जैसे मान लो एक त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, ए बी सी, और एक और त्रिभुज यहां पर इस तरीके से दे दिया जाए, पी क्यू और ये आर, ठीक है। यहां भी लिख दो 60 डिग्री, यहां भी लिख दो 60 डिग्री और यहां भी 60 डिग्री। यहां देखो, यहां भी मैं लिख दूं 60 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। अब आ जाओ, इसे मैं लिख दूं 2 सेंटीमीटर, इसे भी मैं लिख दूं 2 सेंटीमीटर, इसे भी लिख दूं 2 सेंटीमीटर। अब इसे लिख दूं 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? आप कहोगे सर्वांगसम होने के लिए क्या था? कोण बराबर होना चाहिए। देखो कोण तो बराबर है,
क्या भुजा बराबर है? ये भुजा 2 सेंटीमीटर तो ये भुजा 3 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले इसको समरूप के ऊपर देखते हैं। समरूप में क्या बोलता है? संगत कोण समान हो। संगत कोण का मतलब ए अगर 60 डिग्री है तो ए के साथ उसका शीर्ष कोण कौन है? पी, तो पी भी 60 डिग्री है। अगर पी 60 डिग्री है लेफ्ट साइड में तो क्यू भी इसके लेफ्ट साइड में 60 डिग्री है। और अगर सी राइट साइड में 60 डिग्री है तो यहाँ कोण आर भी कितना है? 60 डिग्री है, यानी कोण समान है। अब हम भुजाएं समानुपातिक, मतलब अगर हम ए बी बटा करते हैं ए बी तो उसके लिए हमको बटा पी क्यू करना होगा। लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, बेस का बेस के साथ, राइट का राइट के साथ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, ठीक है, सबसे पहले हम कोण का जिक्र करते हैं। कोण ए जो है वो इक्वल है कोण पी के। इसका कारण है कि ये 60 डिग्री का है, ठीक है। कोण बी जो है वो कोण क्यू के इक्वल में है क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तथा कोण सी जो है वो कोण आर के इक्वल है क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये कोणों का तुलना किया कि संगत कोण समान है। अब हम इसको भुजा के रूप में तुलना करते हैं। जैसे ए बी, तो ए बी के साथ में इसका तुलना उसकी संगत भुजा पी क्यू से की जाएगी। याद रखिए जब सर्वांशम में थे तो हम ए बी बराबर पी क्यू दिखाते थे, है ना। तो ए बी बराबर पी क्यू दिखाएंगे तो 2 बराबर 3 तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हम चूंकि समरूप पढ़ रहे हैं तो समरूप का शर्त है कि कोण बराबर होना चाहिए और भुजा अनुपातिक होना चाहिए। तो ए बी का तुलना किससे करेंगे? पी क्यू से। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये 2/3। अब हम बी सी की तुलना करेंगे, बी सी अपॉन, तो बी सी के साथ में हम किसका तुलना करेंगे? क्यू आर का। तो ये भी 2/3 हो गया। फिर जब हम ए सी की तुलना करेंगे तथा ए सी अपॉन, है ना, ए सी की तुलना तो हम किससे करेंगे? पी आर से करेंगे। तो ए सी बटे पी आर, ठीक है ना। ए बी तो उसके लिए पी क्यू, ठीक है। जब बी सी तो बी सी के लिए क्यू आर, और जब ए सी तो ए सी के लिए पी आर। तो ये भी हमारा कितना आता है? 2/3। तो हमने क्या देखा कि कोण समान है और भुजाओं का अनुपात जो हुआ वो भी बराबर है। तो हम इसे इस प्रकार से गणितीय रूप में लिखते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं कि इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है। तो इतनी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब हम एक्सरसाइज 6.1 में चलेंगे तो हमें चैप्टर काफी आसान लगेगा। और यकीन कीजिए चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है फ्रेंड्स। अब हम प्रश्नावली 6.1 के प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है और उसका किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये पहला सवाल हमारे सामने है कि सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें 4 क्वेश्चन के लिए 2-2 ऑप्शन हैं। आपको दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुन करके भरना है। बोर्ड एग्जाम में अब रिक्त स्थान के ऊपर सवाल नहीं आता है बल्कि वो 4 ऑप्शन देता है। तो यहाँ ऑप्शन बना करके जो भी सवाल पूछे आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सभी वृत्त आप पढ़ चुके हैं, वृत्त, वर्ग, आयत, रेखाखंड, है ना, ये सब चीजें, ये सारी आकृतियां स्वतः समरूप मानी जाती हैं। तो सभी वृत्त देख रहे हैं, ऑप्शन न भी हो तो हमें क्या है? समरूप ही होती है। सभी वर्ग क्या होती हैं? समरूप ही होती हैं। अब यहां देखिए इस सवाल को, सवाल पूछने का तरीका इसका, सभी, है ना, त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे थोड़ा देर के लिए बंद कर दें। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा त्रिभुज समरूप होता है ना। अब ऑप्शन आप देखिए, समद्विबाहु या समबाहु। आपने टॉपिक्स में पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या भर देंगे?
समबाहु, है ना। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा था कि टॉपिक्स जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुभुज समरूप होते हैं, इसके शर्त आवश्यक रूप से आपको याद रखने हैं। शर्त दो होते हैं, उनके संगत कोण समान हो। याद रखेंगे, जब कोण की बात होती है तो समान, और भुजा की बात होती है तो समानुपाती। तो हम यहाँ पर समान की जगह पर यहाँ जो कोष्ठक में दिया हुआ है बराबर, और यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, समानुपाती। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने चैप्टर का दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आइए, पहला सवाल, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला उदाहरण क्या दे सकते हैं, दो असमान त्रिज्याओं वाला वृत्त। ठीक है, एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा, दो असमान माप की भुजाओं वाला वर्ग। ठीक है, दो असमान त्रिज्याओं वाला वृत्त, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक वृत्त है ना, और एक वृत्त ऐसा है, इसे हम O' B कहते हैं, तो ये दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, असमान हैं। असमान त्रिज्याओं वाला वृत्त, फिर भी ये क्या होगा, समरूप होगा। इसी तरीके से दो असमान माप की भुजाओं, इसी प्रकार से ये मैं ले लूं, और एक मैं यहां पर इतना ऐसे वर्ग ले लूं, तो ये क्या होगा, समरूप ही कहा जाएगा। ठीक है, आपको पिक्चर नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ उदाहरण दे देना है। ठीक है ना, मैं ये केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि दो असमान त्रिज्याओं वाले वृत्त का मतलब क्या, अलग अलग लंबाई की त्रिज्या वाला दो वृत्त खींच लें, ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है आकृतियां क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। दो वर्ग बना लें, एक वर्ग और ये दूसरा वर्ग, दोनों वर्गों की भुजाएं जो हैं असमान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आमाप में बराबर न हो, लेकिन आकार में बराबर हैं। ये आकृति भी आकार में समान है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, और ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप हैं। अब दूसरे प्रश्न का ही दूसरा हिस्सा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। इसका मतलब है कि इसके लिए भी मुझे दो ऐसे उदाहरण देने हैं जो समरूप आकृतियां नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, याद रखेंगे, एक मैं लिखूंगा, जैसे यहाँ पर वृत्त के साथ में किसी और से तुलना करूंगा, वृत्त तथा वर्ग। ठीक है, अगर मैं एक वृत्त ले लूं और एक वर्ग ले लूं, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं एक वृत्त ले लूं और एक इसके साथ में क्या ले लूं, वर्ग ले लूं, तो ये आपस में यहां पर ऐसे मैं लिख दूं, P Q R S, तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं, समरूप नहीं हैं। इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं कि एक आयत के साथ मैं त्रिभुज का जिक्र कर दूं। ठीक है, एक आयत के साथ त्रिभुज का मतलब, अगर मैं एक आयत ले लूं, एक आयत और एक इसके साथ में मैं त्रिभुज ले लूं, ठीक है ना, इसका नाम रख दूं ABCD और इसका नाम रख दूं PQR, तो आप
इन आकृतियों को आप देखें, आयत और त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं है। मतलब ये भी बहुभुज है, 4 भुजाओं वाला, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, और प्रश्न में हमें ये बताना है कि क्या इसे आप समरूप कह सकते हैं, और अगर ये समरूप है तो इसकी कसौटी क्या है, और अगर समरूप नहीं है तो इसकी भी कसौटी यानी शर्त क्या है। आप पॉइंट में जान चुके हैं कि कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं, इसके लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। कोई एक शर्त नहीं बल्कि 2 शर्तों का होना आवश्यक है। एक कि अगर हम संगत कोण की बात करते हैं तो वो समान होना चाहिए। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जब हम समरूप शब्द को पढ़ते हैं तो समरूप शब्द के लिए शर्त है कि कोण समान होना चाहिए, भुजा अनुपातिक होना चाहिए। जब कोण का जिक्र हो तो समान और भुजा का जिक्र हो तो अनुपातिक होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर हम कोण के लिए पहले चलते हैं। क्या आपको लगता है कि P का संगत कोण क्या हुआ A, Q का संगत कोण क्या हुआ B, R का संगत कोण हुआ C और S का संगत कोण हुआ D। तो क्या ये कोण समान हैं? ये 90 डिग्री को प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, बल्कि कहीं 90 डिग्री से छोटा है तो कहीं 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब साफ है कि संगत कोण समान नहीं है। आइए जरा इसको कसौटी के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कोण P का संगत कोण क्या है A, तो ये बराबर नहीं है इसीलिए कट गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे Q के लिए। कोण Q नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू इसका संगत कोण कौन है B। देखिए प्रश्न काफी आसान है, बस आपको गणितीय भाषा में इसको रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। तो कोण Q का संगत कोण B है। अगर ये 90 होता और ये भी 90 तो ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर हम कोण R नॉट इक्वल, कोण R का संगत कोण क्या है, कोण C है, तथा अब हम कोण S की तुलना करते हैं किसके साथ, कोण D के साथ, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। साथ ही अब हम भुजा का देख लेते हैं। अगर हम PQ संगत लेते हैं तो AB संगत हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम PQ तो बटा क्या ले लेंगे AB। मैंने आपको पहले ही बताया कोण जब देखेंगे तो उसको देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, और भुजा की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि अनुपातिक है कि नहीं। तो PQ का अनुपात किसके साथ, AB के साथ। यहाँ देखिए क्या है 1.5 बटे क्या है 3, ये कट जाएगा तो 1/2, ठीक है ना। अब हम QR की तुलना करेंगे, QR अपॉन QR का किसके साथ में, देखें QR का संगत कोण कौन होगा, संगत भुजा BC। तो यहाँ पर क्या हुआ 1.5/3, यहाँ भी हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। कोण तो इक्वल हुआ नहीं, अब भुजानुपातिक देखते हैं। फिर उसके बाद हम SR ले लेते हैं, तो SR के साथ में हमारा कौन हो जाएगा DC, ये भी 1.5/3, तो यहाँ भी कट के क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तथा एक और भुजा देख लें SP, तो बटे हम क्या करेंगे DA, तो यहाँ भी 1.5/3, तो यहाँ भी 1/2। आपने देखा कि भुजाएं अनुपातिक हैं, है ना, भुजाएं अनुपातिक हैं क्योंकि सभी भुजाएं जो है वो किसके रेशियो में है, 1/2 के रेशियो में है, ठीक है, 1/2 के अनुपात में है। लेकिन एक शर्त पूरा हुआ, दूसरा शर्त पूरा नहीं हुआ, जैसे कि संगत कोण बराबर नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चतुर्भुज समरूप नहीं है।
समरूप कब होता, जब संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं आनुपातिक होती। संगत कोण बराबर नहीं है जबकि संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, तो एक शर्त पूरा किया और दूसरे शर्त को पूरा नहीं किया, तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण समान या बराबर नहीं हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रश्नावली 6.1 के अंदर मुख्य टॉपिक्स समरूप और समरूपता थी, यानी जब कोई आकृति समान आकार की होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं, समरूप आकृति कहलाती हैं, और यही घटना समरूपता कहलाती है। तो इस प्रकार से समरूप और समरूपता के आधार पर हमारा 6.1 चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी आसान था और अब आपको भी आसान लगेगा। बस कुछ टॉपिक्स को याद रखिएगा और उसके कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कब आकृतियां समरूप होती हैं और कब आकृतियां समरूप नहीं होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।